Hello everyone, I'm Dr. Shuchita Batra Goyal, consultant gynecologist, Ludhiana Gastro and Gynae Center and SVS Hospitals, Ludhiana. हम आज अबॉर्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे कॉमन टर्म्स में मिसकैरेज भी कहा जाता है। तो क्या होता है मिसकैरेज? अगर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5 महीने से पहले अपने आप प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसे हम लोग मिसकैरेज कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या कारण होते हैं मिसकैरेजेस के, ये आपको बता के ताकि किस तरीके से उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ अबॉर्शन होता है क्रोमोसोमल, यानी कि जो प्रेगनेंसी हुई है, जो बच्चा कंसीव हुआ है, उसमें किसी तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, यानी जो ब्लड सेल्स पेशेंट के अंदर जो सेल्स होती हैं उसी के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है। नेचर का रूल होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो आगे जाके नहीं सर्वाइव करेगी या अगर वो अडल्ट में कन्वर्ट होगी तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहेगी, ऐसी प्रेगनेंसीज को पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है प्रेगनेंसी से रिलेटेड हॉर्मोन्स, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना या प्रोलैक्टिन लेवल्स एबनॉर्मल होना एंड पीसीओडी, जो कि आजकल बहुत कॉमनली हो रहा है। थर्ड कॉजेज में आते हैं यूट्रस यानी बच्चेदानी और सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह पे किसी तरीके की प्रॉब्लम्स होना, जिसके कारण प्रेगनेंसी हो तो रही है बट वो सेटल नहीं हो पा रही है। अगले कॉजेज जैसे कि इन्फेक्शंस थोड़ा नीचे हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि इन्फेक्शंस यूजुअली आगे जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अबॉर्शंस में भी उनका थोड़ा बहुत रोल प्रेजेंट रहता है। कौन से पेशेंट्स में अबॉर्शंस की रिस्क ज़्यादा होती है? तो वो लोग जिनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, या जिनको पहले से मिसकैरेजेस हो चुके हैं, या किसी तरीके की मेडिकल कंडीशन से वो सफ़र करते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना या डायबिटीज़ होना, या जिन लोगों की डाइट फॉल्टी है या फिर कैफीन इंटेक ज़्यादा है, जैसे कि कॉफ़ी, चाय, या जो लोग स्मोकिंग एंड अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उन लोगों में भी अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। अगली टर्म आती है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी किन लोगों को परेशान होना चाहिए। देखिए, एक प्रेगनेंसी लॉस यानी एक अबॉर्शन के बाद ज़रूरी नहीं है कि अगली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप अगली प्रेगनेंसी में अपनी एक्टिविटी बनाए रखें। मगर अगर आपको 2 या 3 और उससे एक्स्ट्रा अबॉर्शंस हो चुके हैं, 3 या मोर देन 3 अबॉर्शंस हो चुके हैं, तो आप रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की कैटेगरी में आते हैं, यानी अगली प्रेगनेंसी के अबॉर्शन में कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कौन से पेशेंट्स हैं जो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, या उसके कॉजेज़ क्या होते हैं? जैसे अबॉर्शंस में मैंने कॉजेज़ बताए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रोमोसोमल कॉजेज़, लेकिन इसके अंदर मेनली अगर पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में से किसी भी एक में या दोनों में किसी तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जो उनके अंदर तो नहीं दिखाई दी लेकिन उनके बच्चों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या उनके गेमीट्स में या उनके सेल्स में आ चुकी है, उसके कारण अबॉर्शंस हो सकते हैं, जिसको जानने के लिए हम लोग कैरियोटाइप करवाते हैं, यानी जो बच्चा अबॉर्ट हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस, उसका कैरियोटाइप एंड मदर एंड फादर दोनों का कैरियोटाइप। अगला कॉज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है हार्मोनल कॉज। अगर किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की मात्रा शरीर में कम है, या हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड की मात्रा शरीर में ज़्यादा है, या थायराइड की ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को किसी तरीके की किडनी की प्रॉब्लम है या फिर ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उनमें भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मैनेजेबल कॉज है ऑटो इम्यून कॉज, जिसे हम एप्ला सिंड्रोम कहते हैं। बॉडी की सेल्स बॉडी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज यानी फाइट करने वाली सेल्स को बनाती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी को एक एक्सटर्नल फैक्टर मानते हुए उस पर अटैक किया जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बॉडी यानी मैटरनल बॉडी बच्चे के बॉडी या बच्चे की सेल्स पर अटैक ना करे। इससे अगले कॉज में आते हैं थ्रोम्बोफीलियाज, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें ब्लड वेसल्स यानी कि नसों में खून जम जाता है और वो बच्चे को नहीं मिलता, तो अबॉर्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किस तरीके से अबॉर्शंस को प्रिवेंट किया जा सकता है या
क्या ऐसा करें जिससे अगर पहले एक अबॉर्शन हो चुका है अगली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन ना हो। एक अबॉर्शन होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि अगली प्रेगनेंसी भी अबॉर्शन में लैंड अप करें, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अगली प्रेगनेंसी में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बनाए रखें, मगर कॉफ़ी, टी, अल्कोहल या स्मोकिंग का कंजम्पशन ना करें। अगली चीज़ है कि किसी तरीके की भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने पे अपने डॉक्टर से पहले मिलें और उनकी दवाई स्टार्ट करवाएं। अगर आपको पहले से किसी तरीके का माल न्यूट्रिशन या विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसकी दवाई पहले से ही लेना स्टार्ट कर दें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स पहले से ही फोलिक एसिड का कंजम्पशन स्टार्ट कर दें।